दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, ओपीएस के बारे में। एनपीएस ओपीएस से कितना अलग है और एनपीएस में कौन सी चेंजेस है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उन चेंजेस को करने से आपके कॉर्पस में क्या इफेक्ट पड़ सकता है और पड़ना चाहिए और आप एक अच्छा रिटर्न अपने टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओपीएस कैसे काम करता है। ओपीएस में क्या है, ओपीएस में अगर आप 2004 से पहले अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी सैलरी जो भी आपने ड्रॉन करी है लास्ट सैलरी, उसका बेसिक प्लस डी का 50% आपको लाइफ टाइम एज अ पेंशन मिलेगा। और आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को भी पेंशन मिलेगी एज अ हाफ, जो भी आपको मिला था उसका हाफ आपकी फैमिली को मिलेगी। जबकि एनपीएस में क्या है, एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में आपकी सैलरी जो भी आपको मिलती है उसका बेसिक प्लस डी का 10% काट लिया जाता है और उसी 10% के 14% इक्वलेंट अमाउंट गवर्नमेंट देती है, यानी कि 24% अमाउंट आपका एनपीएस में जाता है, जहाँ से आपकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सैलरी बनेगी। तो एनपीएस में ये है कि एनपीएस में कुछ भी फिक्स नहीं है। ओपीएस में जबकि फिक्स था, आपकी जो भी सैलरी बनी है वो आप जज कर सकते थे कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। एनपीएस में आप जज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है एनपीएस में कि आप अपना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या आपको पेंशन मिलेगी आप नहीं जज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़र्क ओपीएस और एनपीएस में ये है कि ओपीएस में मान लेते हैं कि किन्हीं दो लोगों ने साथ में ज्वाइन किया और उन दोनों ने साथ में ही रिटायरमेंट लिया, तो जो उनकी पेंशन बनेगी वो सिमिलर होगी। 19-20 का फ़र्क हो सकता है पर उससे ज़्यादा फ़र्क उनका नहीं होगा। एनपीएस में इशू क्या है, एनपीएस में अगर हम मान लेते हैं कि आपने और आपके किसी दोस्त ने साथ में ज्वाइन किया है और उसने अपनी स्कीम में कुछ चेंजेस ऐसे कर दिए जिससे कि उसका एक्सपोजर किसी इक्विटी की तरफ ज़्यादा हो गया या डेप्ट की तरफ कम हो गया, तो उसके और आपके पोर्टफोलियो में वो चेंज आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिखेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो सकता है कि आपके और जो आपका दोस्त है उसके कॉर्पस में करोड़ों का फ़र्क हो, क्योंकि अभी एक लंबे टाइम में वो फ़र्क करोड़ों में भी हो सकता है। तो सबसे मेजर फ़र्क यही है एनपीएस में कि हमें नहीं पता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमारी पेंशन कितनी होगी। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम अब समझते हैं कि एनपीएस में कैसे काम करता है और एनपीएस में वो कौन से चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए। और जो चेंजेस मैंने भी किए अपने एनपीएस अकाउंट में, जिससे कि मेरा मई में मैंने चेंज किया था और अभी मेरा 3% का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को समझें और अपने हिसाब से बेहतर फैसले ले पाएँ। अगर आपको भी लगता है कि वो चेंज आपको करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वो चेंज इतना आपके लिए मायने नहीं रखता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एनपीएस में चीज़ें कैसे काम करती हैं। हमें पता है कि एनपीएस पीएफआरडीए रेगुलेट करता है और एनपीएस में कई सारे पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उसके पास एनपीएस अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन होता है, जिसमें वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि 90% लोग अपना डिफ़ॉल्ट स्कीम को ही चेक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है उस टाइम पे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। और बाकी लोगों से वो पूछते हैं तो बाकी लोग भी सेम ही रहते हैं कि हमने भी डिफ़ॉल्ट स्कीम ली है जो है एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी, तो आप भी उसी को ले लीजिए। जबकि वो स्कीम सही होगी हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि करोड़ों एम्प्लॉयज़ हैं और करोड़ों एम्प्लॉयज़ को सेम स्कीम कैटर कर पाए एक सही तरीके से, तो वो इतना जस्टिफाइबल नहीं हो जाता है। तो आप समझते हैं कि जब हम अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट हमें 3 स्कीमें मिलती हैं। 3 स्कीम में एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी, जिसमें आपका इक्विवेलेंट पैसा 33% ही तीनों में जाता है। अब हम समझते हैं कि जो भी हम पैसा एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी को दे रहे हैं, यानी कि 10% हमारा और 14% गवर्नमेंट का, वो उसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ओपीएस में आपको ध्यान नहीं देना था, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देना था आपको। आप अपना जाइए ऑफिस, काम करिए और आपकी पेंशन आपको एट द टाइम ऑफ रिटर्न में मिल जाएगी। पर एनपीएस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपका पैसा कट रहा है वो कहाँ जा रहा है और उसे क्या वो बेहतर अगर वो अच्छी जगह जा रहा है तो ठीक है, अगर वो उससे भी अच्छी जगह जा सकता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है एनपीएस के जितने भी एम्प्लॉयज़ आज की डेट में काम कर रहे हैं और जो ओपीएस में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो यही है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, रिटर्न कैसा दे रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी आपका पैसा कहाँ डालते हैं। अगर आप तीनों की स्कीम जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों ही आपका 85% डेट में पैसा डाल रहे हैं। डेट में क्या होता है, डेट में फिक्स इनकम आती है, यानी कि वहाँ पे जो भी किसी को लोन चाहिए तो लोन के एक्सचेंज में वो आपको रिटर्न देता है, जो कि फिक्स रहता है 7 से 8%। तो आप मान के चलिए कि जो भी आपका 85% डेट में जा रहा है उस पर आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल रहा है, और बाकी जो भी 15% वो आपका इक्विटी में जा रहा है। इक्विटी में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, वो एट द सब्जेक्ट टू मार्केट होता है। मार्केट जैसा भी परफॉर्म करेगा वो आपके उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा।
पर ऐसा डेट के साथ नहीं होता है। डेट के साथ ये है कि आपको 7-8% का फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये बात हो गई कि जो भी हम पैसा डाल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। डिफ़ॉल्ट तो ये तीनों है। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट है, अगर अभी तक आपने चेंज नहीं कराया तो आपका भी 100% कन्फर्म है कि इन्हीं 3 पेंशन फंड हाउस के पास आपका पैसा लगा हुआ है और वो आपको इन्हीं स्कीम, जो स्कीम मैंने बताई 85% डेट में और 15% इक्विटी में, वो वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमारा पैसा जा रहा है, जमा हो रहा है, जो हमारे टाइम ऑफ रिटायरमेंट में हमें मिलेगा, वो कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो ऐसे 3 फैक्टर निकल के आते हैं। सबसे पहला तो ये आता है कि हम कितने टाइम के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अगर किसी ने 20 साल में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और वो अगले 40 साल तक कंटिन्यू करता है तो उसके पास 40 साल का टाइम है हर महीने डालने के लिए यानी कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि वो 40 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बनेगा। अगर किसी ने 30 साल में किया है तो उसके पास 30 साल का ही टाइम है, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा आपका कॉर्पस बढ़ेगा। ये चीज़ पहला फैक्टर होता है। पर ये फिक्स हो गया। अगर आप डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो ये तो अब आपके हाथ में रहा भी नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज कर भी नहीं सकते हैं। दूसरा फैक्टर आता है कि आप कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि अगर एक आप हायर ग्रेड पे की सैलरी पे हैं तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक प्लस डी 10% ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप एक लोअर ग्रेड पे की सैलरी पे तो आपका बेसिक प्लस डी कम है, यानी कि वो फ़र्क, कंट्रीब्यूशन का फ़र्क आपको दिखता है। तो उसमें भी अब आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। या तो आप पढ़ाई करके एक हायर ग्रेड पे की जॉब ले लीजिए जहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये दोनों फैक्टर वो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश कम है। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप अच्छी तैयारी करके एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, जिससे कि होगा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तीसरी चीज़ जहाँ पे जो मेन है, जिसके बारे में मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और वो आपको कितना रिटर्न ला के दे रहे हैं। तो ये करना सबसे आसान है, बाकी 2 से ही करना आसान है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक में रिटर्न नहीं आ रहा तो आप दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन से वो इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको होते हैं इसमें, और कैसे मैंने अपना रेट ऑफ रिटर्न 8.5 से 11.5 किया है, तो वो 11.5 किया, तो वो भी मैंने रेट ऑफ रिटर्न में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके किया है। ये 3% का फ़र्क अभी नहीं दिखेगा मुझे। जब मैं रिटायरमेंट के टाइम पे यानी कि आज से 60 साल बाद देखूँगा तो ये कंपाउंडिंग की वजह से एक बहुत बड़ा मैजिकल चेंज मेरे कॉर्पस पे लाएगा। तो अगर आपको कभी देखना हो तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 1% कैसे करोड़ों का फ़र्क एक लंबे टाइम में लाता है। तो हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे तो डेट होता है वो आपको 7 से 8% का रिटर्न देता है। इक्विटी आपको 17 से 18% का रिटर्न देती है। अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो मुझे 3.5 साल डिपार्टमेंट में हुए हैं, तो मैं 3 साल को एवरेज मान के देखता हूँ कि उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में हम अपना पैसा दे रहे हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड में अपना पैसा दे रहे हैं, या हम अपना पैसा इक्विटी में दे रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में मोर और लेस 7-8% का रेट फिक्स है, और इक्विटी सब्जेक्ट टू मार्केट है, कभी आपको कम देगी कभी आपको ज़्यादा देगी। पर ये बात कंफर्म है कि वो आपको लंबे टाइम में डेट से ज़्यादा ही रिटर्न आपको देगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको कितना रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलता है 7%। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूँ तो आपको ऑन एन एवरेज CAGR 7% का मिला है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको 6.1 का मिला है। वो सारी फिगर मैं अटैच कर दूँगा वीडियो के बाद में, ताकि आपको कोई इशू ना रहे। और इक्विटी में अगर हम बात करेंगे पिछले 3 साल का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे भी मोर और लेस 3.5 साल हुए हैं, तो मैं 3 साल का एवरेज आपको बता रहा हूँ। 17.5% इक्विटी में आपको 17.5% मिल रहा है, यानी कि एक जगह आपको 17.5% का रिटर्न मिल रहा है और एक जगह आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर हमारे पास अभी रिटायरमेंट के लिए 10 से 15 साल का टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा रिटर्न थोड़ा तो बढ़ सके। क्योंकि 6-7% की इन्फ्लेशन के साथ मैं 7-8% का रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना चाहता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट मेरे कॉर्पस में नहीं ला पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि XIRR मुझे 8.43 मिल रहा था, क्योंकि मेरा सारा पैसा यानी डिफ़ॉल्ट स्कीम में लगा था। तो मई में मैंने अपनी स्कीम चेंज करी है। मई में मैंने क्या करा, मई में मैंने अपना चेंज करके 50% इक्विटी में कर दिया, और बाकी जो 50% है वो मेरा डेट में गया हुआ है। वो 50% की भी लिमिट है। गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है कि आप 100% तक इक्विटी में पैसा डाल पाएँ।
उसकी लिमिट है कि अगर आप उसमें भी 3 उन्होंने लाइफ साइकिल का नाम दिया है। अगर आप किसी भी पेंशन फंड मैनेजर को चुनेंगे तो उसमें लाइफ साइकिल है, यानी कि अगर आप 35 तक हैं तो आप 50% तक इक्विटी में पैसे डाल सकते हैं, जो ग्रेजुअली कम होकर 55% तक जाके 10% हो जाएगा, और बाकी 50% से इक्विटी से पैसा कम होता रहेगा और डेब्ट और इक्विटी में जाता रहेगा। वहीं अगर हम बात करें, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बाउंडेशन कि ये इस प्लान को बोलते हैं मॉडरेशन प्लान, लाइफ साइकिल 50, यानी कि 35 तक आप 50% तक इक्विटी में डाल सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें कम होती रहेंगी। और एक होता है एग्रेसिव प्लान LC50, LC75। LC75 के LC75 ये है कि 35 की एज तक आप 75% अपना इक्विटी में डाल सकते हैं, और वो ग्रेजुअली कम होता रहेगा। 35 के बाद वो कम होते होते 55 तक आपका वो 15% इक्विटी में रहेगा, और ग्रेजुअली वो शिफ्ट होता रहेगा आपका पैसा इक्विटी से डेट की तरफ। तो गवर्नमेंट ने भी आपको पूरा फ्री हैंड नहीं दिया है कि आप अपने पैसे को मैनेज कर पाएँ, यानी कि आप जिस लिमिट तक मैनेज कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको फ्री हैंड नहीं दिया है कि आप पूरा पैसा इक्विटी में डाल दीजिए। क्योंकि इक्विटी के साथ अपने और भी रिस्क होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक लंबा समय बचा है तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। जैसे मेरे केस में तो अभी 30 साल बचे हैं, तो मैं अगर अपना 100% पैसा भी इक्विटी में डाल दूँगा तो मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अपना क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ। अभी मैं जिसके पास टाइम है वो रिस्क ले सकता है। जैसे टाइम कम होता है तो आपकी रिस्क कैपेसिटी कम होती है। अगर आपके पास अगले 10 साल में आपका रिटायरमेंट है तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप इक्विटी की तरफ जाएँ, आप डेट में ही रहें, क्योंकि वो एक सेफ और फिक्स रिटर्न आपको देता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपको अपने NPS में जाना है और आपको स्कीम चेंज करनी है, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल है इक्विटी की तरफ, आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए, जिससे आपका जो रिटर्न है वो आपको एक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक अच्छा वो दे पाएगा। और बाकी जो भी फिगर्स मैंने उठाई है, वो मैंने फिगर्स कहाँ से उठाई है वो सारी मैं इसमें एनक्लोज कर रहा हूँ वीडियो के बाद, ताकि आपको कोई चीज़ें समझने में इशू ना हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैंने वहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँगा। तो चलिए, थैंक यू।